सब चाह रहा है कि एक नया एजेंडा तैयार हो। और नीतीश जी के बारे में आप जानते हैं, कोई ओवर तो उसको कान पकड़ के सीधा कर देते हैं। यूपीए 2 में उसने आरजेडी के इतने बड़े लीडर हैं लालू जी, उनको भी एक मिनिस्टर सीट नहीं दिया। नहीं तो राहुल गांधी से नहीं संभलेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। राहुल गांधी को तूफान में हवा तिनके की तरह ही विल मेक सिंपली राहुल गांधी को ऐसे फू। नमस्कार, भारत लाइव पे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से गेम चेंज कर दिया है। गेम क्या चेंज किया है तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से मुंबई बैठक से जब से लौटे हैं तब से तरह तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आती है, तब से लेकर अब तक अगर राजनीति अगर उठाकर देखी जाए तो एनडीए गठबंधन में आने को लेकर के कई बार उनकी चर्चाएं होती हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में आने का रास्ता एक बार फिर से अब कहीं ना कहीं साफ होता हुआ दिख रहा है नीतीश कुमार का। देखिए, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मोतिहारी में जो दीक्षांत समारोह में पहुंचे हुए थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग उन्होंने उठाई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम के तारीफ की। और जो यूपीए सरकार होती है, जब उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब उन्होंने कहा था कि भाई मोतिहारी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए, तब उनकी बातों को नकारा गया था। नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी कल भरे मंच से दिखा दी और भरे मंच से दोस्ती का हाथ भाजपा के लिए भी बढ़ा दिया। तब से बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जिस इंडिया गठबंधन में, जिस कांग्रेस के साथी हैं, उनके ही कभी प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह की आखिरकार आलोचना क्यों कर रहे हैं। क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार का जाना तय हो रहा है? बार बार बीजेपी की प्रशंसा करना, बार बार उनके कार्यों को दोहराना, अब ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रजनीश कुमार जी हैं, आरजेडी सैनिक प्रकोष्ठ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। रजनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। नीतीश कुमार यूपीए सरकार को दोषी ठहराते हैं, कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हमने मांग की थी, हमारी मांग को पूरी नहीं की गई, हमारी बातें तक नहीं सुनी गई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमारी बातों को सुना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जरूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार में बनेगा, और पटना यूनिवर्सिटी की चर्चा उन्होंने कर दी। तो आखिरकार नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? एक तरफ इंडिया गठबंधन है, साथी हैं उनके, और उनके ही प्रधानमंत्री पहले रहे मनमोहन सिंह के आलोचना भी करते दिख रहे हैं। ये क्या उनके मन में चल रहा है सर? देखिए, ये बात सब जानता है कि नीतीश कुमार बड़े ही श्रीउड और परफेक्ट पॉलिटिशियन है। और जहां तक 2011 वाली बात कही है, जो यूपीए 2 था, यूपीए 2 तो था ही देश पर एक बर्डन। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की उम्र इतनी हो चुकी थी कि वो सबसे निकम्मा प्राइम मिनिस्टर थे। एक बार बढ़ती उम्र के कारण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मूर्धन्य पत्रकार राम बहादुर सिंह राय ने कहा था, जो अभी इंदिरा गांधी सेंटर के हेड है, कि आप निकम्मा प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने कहा कि क्यों? तो बोले कि आप कोई नया इनिशिएटिव नहीं ले रहे, न कुछ कर रहे। फिर गोल्डन प्रोजेक्ट ये सब शुरू हुआ था। लेकिन मनमोहन सिंह तो एकदम निकम्मा साबित हुए थे यूपीए 2 में। और उस समय बिहार के साथ सही में बहुत सौतेला व्यवहार हुआ था। आप यूपीए 2 को याद कीजिए तो बिहार से एक मिनिस्टर नहीं था। जब काम नहीं पड़ा था तो आरजेडी से लालू जी चुनाव जीत चुके थे, उसको भी मिनिस्टर नहीं बनाया। बिहार से सेंट्रल कैबिनेट में एक भी मिनिस्टर नहीं था जी। मीरा कुमार को इन्होंने शुरू में दिखाने के लिए लिया था और बाद में उनको इसका संसद का अध्यक्ष बना दिया था उन्होंने। तो बिहारी को तो एकदम निकम्मा से कांग्रेस ने समझ लिया था। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई इंडस्ट्री हो, तो उन्होंने नीतीश जी ने कांग्रेस को तो सही कहा है कि कांग्रेस ने जो 2011 में जो बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार किया था और इतने होशियार पॉलिटिशियन की बात नहीं सुनी थी, तो वो बिहार ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था बहुत ही नील था। और राहुल गांधी मुंह देख रहे थे, जबकि पार्टी को जनरल सेक्रेटरी थे, और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वही तो गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा हुआ जो कांग्रेस 50 के नीचे चली गई है। तो इसमें कोई दोस्ती और दुश्मनी वाली बात नहीं है। नीतीश जी ने साफ साफ कहा था, वो आपने सुना ही होगा, कि पॉलिटिकल कैंपिंग अलग है, लेकिन पर्सनल फ्रेंडशिप जो प्लास्टर्ड हुआ है, जो बॉन्ड
बना हुआ है उनका लोगों से, बिहार के सभी लीडरों से अपने काम के आधार पर, वह बीजेपी नहीं किसी कैंप में भी है तो उनके साथ बना रहेगा। और कांग्रेस के लिए अलार्म भी है कि आप ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए। ये जो अपोजिशन है, जो इंडिया बना है, इसमें जो नया लाइफ आया है, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है और एक देश में जो कंसेंट बिल्डअप हो रहा है कि यस अपोजिशन कैन चैलेंज द प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ऑन वेरियस इशू, वह नीतीश जी के ही इस कैंप में आने से शुरू हुआ। और कांग्रेस जो 3 स्टेट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के रिजल्ट का इंतजार कर रही है और सोच रही नीतीश जी को अंडरमाइन करना, तो इनडायरेक्ट उसको अलार्म दे रहे हैं कि प्लीज बी स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट। और नीतीश जी के बारे में आप जानते हैं, कोई ओवर स्मार्ट तो उसको कान पकड़ के सीधा कर देते हैं। जी, तो आखिरकार ये जिस तरीके से नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें यूपी में अगर चले, अखिलेश यादव भी उनके ही साथी के गठबंधन के साथी हैं, वो भी नीतीश कुमार ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि गठबंधन में जो गठबंधन का नियम होता है वो पालन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो हाईजैक करने की स्थिति में लगी हुई है इंडिया गठबंधन को। तो अगर इंडिया गठबंधन, जब आप कह रहे हैं कि एक तरफ जहां ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है भाई, की नींव रखी गई नीतीश कुमार के द्वारा, ताकत दिखाई जा रही है कि भाई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कोई है तो वो इंडिया गठबंधन है, तो ऐसे में अगर ये स्थितियां डगमगा रही हैं तो कितना दिन तक टिक पाएगा ये? नहीं, कांग्रेस को इस मामले में सोचना ही पड़ेगा। ये जो कांग्रेस सोच रही है, जो उसने कर्नाटक में चुनाव जीत लिया, हो सकता है राजस्थान में चुनाव जीत ले, तो कर्नाटक में जो वोटिंग हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं हुआ, वो कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर के लिए हुआ है। अब मैं साउथ कर्नाटक में गया भी इलेक्शन के बाद और पूछा था, तो लोगों ने कहा कि नो, दिस इलेक्शन वाज फॉर द चीफ मिनिस्टर, नॉट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, एंड टिल सम पार्टी विल नॉट कम आउट क्लीनली ऑन द नेशनल इशू, अगेन आई विल वोट फॉर द मिस्टर मोदी। तो जब सामने लोकसभा का चुनाव होगा तो उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी से कंपैरिजन होगा, तो उस समय ये मुद्दे काम नहीं करेंगे। और अखिलेश जी ने सही कहा है, कांग्रेस का व्यवहार जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनके साथ हमेशा चालाकी भरा रहा। इस मामले में तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है ही, वह इसको यूज करके चुनाव जीत लेना चाहती है। यूपीए 1 में आरजेडी के पास पावर था तो उसने मिनिस्टर्स दिया, लेकिन उसकी सारी सदाशयता खत्म हो गई। यूपीए 2 में उसने आरजेडी के इतने बड़े लीडर हैं लालू जी, उनको भी एक मिनिस्टर सीट नहीं दिया। रामविलास जी को दरकिनार कर दिया गया था। यूपी से केवल बेनी प्रसाद वर्मा को एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया था, बाद में स्टील मिनिस्ट्री कैबिनेट दिया। तो मुलायम सिंह जी ने यूपीए 1 को बचाया था, अमेरिका वाले एटॉमिक न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट हुआ था उस पे, और बाद में मुलायम सिंह जी को इन्होंने इतना परेशान किया, उनकी सरकार को डिसमिस करने वाले थे। तो अखिलेश जी ने तो सही कहा है कि कांग्रेस इज मूविंग विद द श्रूड सस्पिशन। एक सस्पिशन होता है, एक श्रूड सस्पिशन होता है, मतलब आप दुश्मन के चालाकी को समझ रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि दुश्मन चाल भरा चालबाजी कर रहा है। तो इस बात को अखिलेश जी ने सेंस किया है। कांग्रेस चाहती है कि सब उहापोह चलता रहे और बाद में जब लोग चुनाव जीत के आ जाए, फिर वह जैसे उस बार डॉक्टर मनमोहन सिंह को आसमान से टपका दिया था देश के ऊपर, और मनमोहन सिंह साहब देश के लिए माने क्या कहे बेन साबित हुआ। उनका यूपीए 2 अभिशाप हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा पूरी तरह खतरा में पड़ा दिया उन्होंने देश के लिए। जनरल वीके सिंह साहब ने एक लेटर लिखा था, 8 दिन का गोला बारूद था केवल पाकिस्तान से लड़ने के लिए। जब 26/11 हुआ था तो हमारा इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल कृष्ण स्वामी सर ने ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा था कि इंडियन एयरफोर्स के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करना तो दूर की बात है, एयर डेनियल ही बहुत बड़ा काम है। एयर डेनियल मतलब दुश्मन जब भारत पर हमला करेगा तो उसके हवाई आक्रमण से देश की रक्षा करना। लेकिन अभी आप देखिए, मोदी साहब ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो कांग्रेस ने जो पाप किया उसको चाहती है कि हम कवर कर दें, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। अखिलेश जी हो या नीतीश जी हो, सब चाह रहा है कि एक नया एजेंडा तैयार हो, एक हमारा लीडर डेसिग्नेट हो और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को चैलेंज किया जाए। जैसे देखिए अग्निवीर स्कीम है, हम उसको टूथ एंड नेल अपोज कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम स्क्रैप किया जाए,
तो जब एक इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो होगा तभी तो उसमें लिखा जाएगा कि अग्निवीर स्कीम को स्क्रैप किया जाए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी हर जगह ओल्ड पेंशन स्कीम पर चुनाव जीत रही है, उसी ने पेंशन खत्म किया था और अब वो पेंशन ला रही है हर जगह, चुनाव जीत रही है, तो उसको एजेंडा में ही शामिल कर लिया जाए। अगर ये इकोनॉमिकली फिजिबल है, पॉसिबल है। एक तरफ सरकार कहती है कि आर्मी को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए अग्निवीर लाती है, और सिविलियन कर्मचारी को भी अगर पेंशन देने के लिए पैसा है तो उसको नेशनल एजेंडा में लाया जाए कि ठीक है सबको पुराना पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद किसान के बारे में एक नया लॉ आया था, आप जानते ही हैं, उस लॉ का वो अपोज करती है। अब आलू के लिए जो लेज और अंकल चिप्स बनता है उसके लिए वो सीड लाती है वो कंपनी अमेरिका से और अपने कंडीशन पर खेती करवाती है। तो इस मामले में अगर राहुल गांधी के पास कोई प्रस्ताव है कि जिससे लोगों की आमदनी दुगुनी तिगुनी हो जाए तो इसको लिखा जाएगा ना, जब इंडिया गठबंधन का एक प्रोग्राम हो तो इसको लिखे, क्या उनका व्यू है। फिर देखिए, रेलवे में रिक्रूटमेंट बंद है, आखिर रेल दुर्घटना इतना क्यों हो रहा है? मैं बहुत एक्सपर्ट ने कॉमन सेंस से कह रहा हूं, इसका एक कारण तो ये हो सकता है, अब आपने सुना था कि पटरी उतर गया, इधर उधर हो गया रेल ट्रैक, मतलब उसका इंस्पेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, या तो आदमी ओवरवर्क्ड है, रात में सोया नहीं, एक ही आदमी को बहुत काम है, तो रिक्रूटमेंट को रीस्ट्रक्चर करना है। राहुल गांधी इस मामले में न राहुल गांधी अपने बोलते हैं, न वो अपना लीडर डेसिग्नेट करते हैं, और न नीतीश जी को करने दे रहे हैं, क्योंकि इन बातों पर राष्ट्र को हमें जवाब देना होगा। इन बातों की अब यूपीए 2 में पाकिस्तान का इस देश पर हमलों का तांता लगा हुआ था। 26/11, बनारस के मणिकर्णिका घाट पर हमला, दशमेश घाट पर हमला, संकट मोचन मंदिर पर हमला, सरोजनी नगर में दिवाली के दिन हमला, लाल किला में हमला, कोर्ट में हमला, इतना जो देश पर जो हमला हुआ था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह दांत निपोड़ते थे, और सबसे बड़ा अपराध में जो राहुल गांधी ने देखते रह गए और उन्होंने कुछ नहीं किया। या तो वह नैब है, माने मूर्ख तो मैं नहीं कह सकता, मतलब इन चीजों के प्रति असंवेदनशील है, या उनमें कार्य करने की विलिंगनेस नहीं है, इच्छा नहीं है, क्षमता नहीं है। और बाद में इन्होंने एक थ्योरी निकाला था, दिग्विजय सिंह और महाराष्ट्र के थे हेमंत करकरे साहब जो शहीद हो गए, और ये शिवराज पाटिल, तीनों ने मिलके, और चिदम्बरम, एक उस समय मिलिटेंट हिंदुत्व का थ्योरी निकाला था, हिंदू टेररिज्म का, जिसमें हमारे आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित साहब को इन लोगों ने कन्विक्ट करने की कोशिश की, और जबरदस्ती आईबी से फॉल्स इन्होंने रिपोर्ट लिखवाया, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनवाया। आर्मी के कर्नल आरपी श्रीवास्तव को इन्होंने अपने गैंग में, इन्होंने आर्मी तक में इस रिलीजन को मिक्स करने की कोशिश की अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। ये जो देश पर हमलों को नहीं रोक पा रहे थे, इसके लिए एक मनगढ़ंत थ्योरी लाया हिंदुत्व टेररिज्म का, और बाद में इसमें अनेकों किताब लिखी गई, और पी चिदम्बरम एक का जवाब नहीं दे पाया। तो हम चाहते हैं कि जो नीतीश जी जो कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं, कांग्रेस इसको सुने, ओवर स्मार्ट नहीं बने, एक लीडर डेसिग्नेट करे, या तो नीतीश जी हो। जी सर, कांग्रेस अभी के समय में अगर देखा जाए तो जो क्षेत्र की समस्या है वो ज्यादा अब कैच कर रही है। उसके पास जो इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए एक जो होता है, एक एजेंडा होता है, उन एजेंडों पे वो काम नहीं कर रही। क्षेत्रीय समस्याओं को उठा करके वो लाना चाह रही। जैसे अगर बिहार की बातचीत करें तो जाति आधारित जनगणना पे ज्यादा फोकस है उनका, ब्राह्मणवाद को वो लगातार ये करते हैं, सनातन पर हमले को लेकर के वो चुप रहते हैं। ऐसे में क्या एजेंडा नहीं है उनके पास में? क्षेत्र की समस्याओं को वो उठा करके ले आ रहे हैं सामने में। ये क्वेश्चन आपने बड़ा सही कहा। अब पुलिस का जो दरोगा होता है थाना का, उसका काम अलग है, और जो डीजीपी बैठे हुए हैं पटना हेडक्वार्टर में, उनका काम अलग है। अगर डीजीपी रात में थाना में जाके बैठ जाए और दिन में एफआईआर लिखने लगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, तो स्टेट को कौन चलाएगा? राहुल गांधी का एक्शन वैसे ही है, जैसे आर्मी में एक जनरल एक कंपनी कमांडर का काम करना शुरू कर दे। तो राहुल गांधी को काम करना था कि वो जो नरेंद्र मोदी साहब का आलोचना करते हैं इकोनॉमी पे, जैसे सरकार बैंक में 50,000 से ज्यादा पैसा रखी है तो 2% इंटरेस्ट काट लेती है,
एटीएम चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज। रेलवे में 100 टिकट देती है सरकार तत्काल में 100 टिकट देती है और 400 टिकट प्रीमियम पे बेचती है। ये सब जो घोटाला चल रहा है आज के दिन, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? रिक्रूटमेंट एसएससी से सेंट्रल गवर्नमेंट में जहां 10,000 रिक्रूटमेंट होता था, आज के दिन 1500-1600 है। बैंक में रिक्रूटमेंट कम गया, जहां 8 आदमी चाहिए सरकार 4 आदमी रिक्रूट कर रही है। पोस्ट ऑफिस में प्रॉपर फैसिलिटी नहीं हो रहा, जबकि पोस्ट ऑफिस आज एक प्रॉपर बैंक का काम कर सकती है। जी। इन राष्ट्रीय सुरक्षा पे, इंडिजनाइजेशन पे, किसानों पर, देश में जो स्टेट्स हैं उनको मेडिकल कॉलेज, भास्ट पॉपुलेशन। आज आप बिहार में देख लीजिए कि बिहार में जो स्कूल का एजुकेशन चल रहा है और आप एक जो लेवल एजुकेशन है उसमें इतना डिफरेंस है कि आप सोच नहीं सकते। इस मामले में उनको बात करना चाहिए और सॉल्यूशन दिखाना चाहिए, जो उनको एक बार रघुराम राजन ने भी कहा था। तो वो आंडू बांडू प्रॉब्लम लेके घूमते हैं, जैसे जातीय जनगणना। अरे जातीय जनगणना का तो थंडर नीतीश कुमार जी और लालू जी ने चुरा लिया। अब कोई बोलेगा भी तो उसको डुप्लीकेसी समझा जाएगा। और अब हमारे ऊपर, हम लोग आरजेडी वाले रूलिंग पार्टी में, हमारे ऊपर एक जवाबदेही है कि जातीय जनगणना का यूज करके लोगों के जीवन स्तर में कैसे उल्लेखनीय सुधार हुआ, इसके लिए एक प्लान तैयार करने की जरूरत है, उसको लागू करना है। अगर कुछ होगा ही नहीं, मान लीजिए हमने 100% रिजर्वेशन भी दे दिया लेकिन संसाधन नहीं लाया, जनसंख्या बढ़ती गई, संपत्ति बढ़ा नहीं, लोगों का जीवन स्तर सुधरा नहीं, तो हेड काउंटिंग क्या होगा? गांव में भी लोग हेड काउंट करते हैं, स्कूल में भी करते हैं। ये आंडू बांडू एजेंडा को लेके वो चल रहे हैं। इस काम के उस्ताद हैं लालू जी, जातीय कार्ड के। इसको इधर छोड़ दे, वो नेशनल पॉलिटिक्स पे बात करे, वो राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान क्या उस पर बात करे और चालाकी छोड़े। नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर लगा के और चुनाव लड़ने के लिए एजेंडा बनाए, नहीं तो कांग्रेस 50 से 55 सीट पे ही राज के दे रहा हूं। सर राहुल गांधी के बस में नहीं मोदी जी से लड़ना। सर ये सवाल एक ये है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ब्राह्मणवाद को लेकर के बातें लिखते हैं, सनातन विरोधी जो चीजें अभी हो रही हैं, उनके इंडिया गठबंधन के स्टालिन के जो पुत्र हैं वो हमले करते हैं, इसको सर कैसे आप देखते हैं राहुल गांधी को लेकर? हाँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि राहुल गांधी ब्राह्मणवाद पर अटैक करते हैं, ब्राह्मणों पर अटैक करते हैं, और जो स्टालिन के लड़के ने, उदयनिधि ने कहा सनातन धर्म को खत्म करना है, तो इस मामले में वो चुप रहते हैं। तो इसका मैं जवाब दे रहा हूं। राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है, वैसे आप पता नहीं किस में लिखा, लेकिन सारे न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पर अवेलेबल है। उन्होंने कहा है कि मैंने उपनिषद भी पढ़ा है, उन्होंने लिखा है कि मैंने गीता भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा है। अगर वो सब कुछ पढ़े, मेरे हाथ में भी ये उपनिषद है, देख सकते हैं। तो इस पूरे उपनिषद का जो मीनिंग है कि उपनिषद का पहला ओपनिंग उपनिषद है केना उपनिषद, मतलब कोई चीज कैसे होता है, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ। तो इसमें लिखा है अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ इज द अचीविंग ऑफ द ब्राह्मणहुड। तो व्हाट इज द ब्राह्मणहुड? कि यू become the source of the knowledge, you become the source of the wealth, you become the source of the health, but you don't augment anything। मतलब आप सब चीज लाइए लेकिन आप किसी चीज को अपने लिए जमा मत कीजिए, ये लिखा हुआ है। और जीवन का अल्टीमेट एम है कि मन को ऐसा कर लो जो ब्राह्मण हो जाए, मन से ब्राह्मण हो जाए। उसके लिए पहला कंडीशन है निर्भय निर्भय। और जब मैं इस किताब के पढ़ने का एक सबसे बड़ा ये बोल रहा हूं कि सर जगदीश चंद्र बोस जो फेमस फिजिक्स थे, जो मार्कोनी को टक्कर दे रहे थे और बोटनी में, उन्होंने कई ऐसे आविष्कार किए जिसको पेटेंट कराने के लिए उनको कहा गया, लेकिन उन्होंने प्राचीन संत और ऋषि मुनि परंपरा के हिसाब से उसको पेटेंट कराने से मना कर दिया। यह है ब्राह्मणहुड, यह ऋषि मुनियों की परंपरा। तो राहुल गांधी ने अगर उपनिषद पढ़ा तो पहले ही लाइन उनको पढ़ना चाहिए था केना, कैसे। तो वो विरोध तो करते हैं लेकिन ब्राह्मण का डेफिनेशन ही नहीं बताते। वो विरोध तो करते हैं लेकिन अपने को जनेऊधारी ब्राह्मण ही कहते हैं।
he is confused. I think he need a tutor who will teach him कि what is the religion in India and what is its function as a Hindu religion, as a nationhood. सबसे बड़ा तो पार्शियलिटी है। उदयनिधि ने सनातन धर्म को गाली दिया और चुप रह गए। भाई आप कैसा हिंदू हैं? आखिर सारे हिंदू इतना गाली खाने के बाद भी क्यों साथ रहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिस्ट बन गए, हिंदू धर्म के एक ब्रांच, लेकिन क्रिश्चियन और मुस्लिम नहीं बने। आखिर क्यों? पूरी दुनिया में लड़ाई लगी हुई है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट सब लड़ रहा है, बट हिंदू तो नहीं लड़ रहा। हिंदू तो कह रहा वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा। उठ के मंदिर में पुजारी ने देश को खराब किया। अरे भाई मंदिर में पूजा कौन करेगा? जब से वो 2014 के बाद जहां जाते हैं हर जगह मंदिर घुसते रहते हैं। मंदिर में भगवान को नहाएगा कौन? मंदिर का सफाई कौन करेगा? प्रसाद कौन खिलाएगा? राहुल गांधी खिलाएंगे। अगर पुजारी नहीं खिलाएगा तो भी खाए। मैं इस बात से एग्री हूं कि हिंदू धर्म खतरा में है, लेकिन उसको खतरा बाहर से नहीं है, उसको खतरा अंदर से है। आप ही बताइए, हम आप जो नया जनरेशन है, कौन हनुमान चालीसा को याद कर रहा है? कौन रामायण को पढ़ रहा है? कौन गीता को पढ़ रहा है? हम सब अपने रूट से कटते जा रहे हैं। देश को एक विवेकानंद की जरूरत है। तो ये जितने जो टपोची लोग घूम रहे हैं ना, दे विल मेक हिम शट अप। जबकि मैं एक चीज कर रहा हूं मुस्लिमों से सीखने का, वो कुरान का पूरा अध्ययन करते हैं और अपने बच्चों को कराते हैं। क्रिश्चियन बाइबल को करते हैं। तो राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि हम लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं अपने रिलीजियस बुक को, खाली गाली देते रहे। ही इज ए पॉलिटिशियन, तो नेहरू जी जैसा पॉलिटिशियन बने। नेहरू जी इतना ज्ञानी और विद्वान थे, उनको लोग पंडित जी कहते थे, ब्राह्मण के कारण नहीं कहते थे। नेहरू जी को ज्ञान की आभा के कारण, उनके दादा पंडित मोती को बड़े पंडित कहते थे, अपनी ज्ञान के चलते, ज्ञान का वैभव था। तो राहुल गांधी और पंडित नेहरू पंडित मदन मोहन मालवीय के सामने हिंदू को भी गाली देते थे और लियाकत अली खान और जिन्ना के सामने मुस्लिम को भी देते थे गलत करने पर। ये गट्स है राहुल गांधी में? नेवर। ही नीड लॉट ऑफ स्टडी विद ए ट्यूटर। उनको एक ट्यूशन पढ़ाने वाला चाहिए। बूढ़ा तोता नहीं पढ़ सकता, उम्र हो गया। कौन सा पेज पढ़ लेते हैं आधा अधूरा भगवान जाने, लिखा है उन्होंने, इसीलिए बोल रहा हूं। संस्कृत का तो ज्ञान ही नहीं, बिना संस्कृत पढ़े कोई रामायण गीता उपनिषद का ज्ञान ही नहीं हो सकता, और बिना गुरु का भी ज्ञान नहीं होता है। पहला वर्ड ही है, और किताब पढ़ने के लिए पहला वर्ड है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो उस किताब को पढ़ते हैं हिस्ट्री की तरह, उसमें उनको श्रद्धा ही नहीं है। वो बोलते ही है कि वो लिखे हैं कि सो मेनी थिंग्स ऑफ हिंदू रिलीजन अपील मी व्हिच माय कॉन्शियंस डज नॉट एक्सेप्ट। तो श्रद्धा ही नहीं है तो हिस्ट्री बुक पढ़ते हैं। तो व्हाट बेनिफिट ही विल गेट, आई डोंट नो। सो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी बिग लड्डू जीरो। वो जल्दी से नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर बनाए और इंडिया गठबंधन को जो आगे बनाए। नीतीश जी ने अपनी वेदना व्यक्त किया, कोई गड़बड़ सरबर नहीं है मुझे जो लग रहा है। आरजेडी इज फर्मली विथ हिम, वी सपोर्ट हिम, वी विश दैट ही शुड बिकम प्राइम मिनिस्टर। नहीं तो राहुल गांधी से नहीं संभलेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। राहुल गांधी को तूफान में हवा तिनके की तरह ही विल मेक सिंपली राहुल गांधी को ऐसे फू। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम विषयों पर अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू। देखते रहिए भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।